अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेश में क्या क्या चीजें हुई, क्या घटनाएं हुई, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, G20 की अध्यक्षता नवंबर 2022 में किस देश को मिली? इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने G20 की अध्यक्षता की, नवंबर जो 2022 का जो G20 हुआ था नवंबर में, उसकी अध्यक्षता की भारत ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। G20 के शेरपा कौन है? जो G20 के शेरपा है वो कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी जो है वो G20 के शेरपा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 की G20 समिट किस शहर में आयोजित होगी? मतलब जो आने वाला है सितंबर में जो होगा 2023 में G20 समिट, वो भारत के किस शहर में आयोजित होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम लॉन्च की? तो सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, महाजनस्य संपर्क, आत्मज्ञान समारंभ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब विश्व एक परिवार है। तो इसकी इस थीम को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 की कल्चरल मीटिंग किन राज्यों के विश्व स्मारक स्थलों पर करवाने का निर्णय लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो, मतलब जो भारत ने अलग अलग अपने राज्यों में जो कल्चरल मीटिंग करवाने का निर्णय लिया, जो विश्व स्मारक स्थल है, तो मतलब राज्यों में जो विश्व स्मारक स्थल है वहां पर ये मीटिंग करवाने का निर्णय लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो ये चारों राज्य हैं, यहाँ पर कल्चरल मीटिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक की मेजबानी किन दो शहरों में की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई और दिल्ली में। मुंबई और दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो संयुक्त राष्ट्र है वो है ना, इसको हम डिटेल में और कभी देखेंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन है तो उनको करना है ना। तो बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष अक्टूबर 2022 में किन देशों को चुना गया? सौर गठबंधन के लिए, जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए किसे चुना गया? तो इसके लिए तो सबसे आगे भारत और फ्रांस ही हो रहे हैं, तो उन्हीं को चुना गया, भारत और फ्रांस को। तो आगे बढ़ते हैं। FATF ने भारत के किस पड़ोसी देश को ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो इससे अभी पाकिस्तान इसमें चला गया था, जो टेररिस्ट को संरक्षण देने के संबंध में है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा म्यांमार, जो भारत से लगा हुआ है। म्यांमार को ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया गया क्योंकि वहां पर म्यांमार में टेररिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको दबाने के लिए या उसको खत्म करने के लिए म्यांमार प्रयास नहीं कर रहा है। तो FATF की जो लिस्ट है उसमें इसका नाम आ गया है ब्लैकलिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। किस पड़ोसी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF है ना ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला? तो इसमें ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। म्यांमार को डाला है और पाकिस्तान को निकाल दिया है ग्रे लिस्ट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया था हमारा पड़ोसी। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किन देशों को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? मतलब किन लोगों को शामिल किया गया? कहाँ पर ज़्यादा आतंकवाद प्रमोट हो रहा है, अब आतंकवाद को खत्म करने का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है या उसको दबाने का काम नहीं कर रहा, तो वो ये नाम है DR कांगो, मोजाम्बिक, तंजानिया और उपरोक्त सभी। तो इन सभी को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और जो हमारा पाकिस्तान है पड़ोसी देश, उसको निकाल दिया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से। और म्यांमार जो हमारा पड़ोसी है उसको जोड़ दिया गया है ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो FATF का हमने अभी फुल फॉर्म देखा था, क्या था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल की 90वीं मतलब इंटरपोल की 90वीं महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में संबोधित किया? 90वीं महासभा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। भारत में इसको संबोधित किया गया। आगे बढ़ते हैं। WHO ने गाम्बिया में 66 बच्चे की मौत के बाद किस भारतीय फार्मा कंपनी के 4 कफ व कोल्ड सिरप, जो खांसी वाले सिरप होते हैं, कोल्ड सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया? तो जो सिरप होते हैं कोल्ड सिरप, जब हम खांसी होती है तो उसको पीते हैं और उससे गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई। तो कौन सी कंपनी उसको बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेलेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये कंपनी उसका निर्माण करती थी और इसमें अलर्ट जारी किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म। ये गाम्बिया में ये बच्चे थे 66 बच्चे, इनकी मौत हो गई, तो उसको लेकर अलर्ट जारी किया कि इसकी जो कोल्ड सिरप है उसको नहीं पीना है और मेलेन फार्मास्यूटिकल कंपनी नाम है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों ने पहली बार किस मालवेयर के खिलाफ कदम उठाने का आह्वान किया? तो जो क्वाड देश है ये ग्रुप है, तो इसका जो आंसर है वो है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक वायरस है, उसको लेकर आवाज उठाने की बात करी गई है, उसके खिलाफ कदम उठाने की बात करी गई है। भारत, UAE और फ्रांस
के विदेश मंत्री स्तर की पहली त्रिपक्षीय बैठक किस शहर में आयोजित हुई? भारत, यूएई मतलब जो अरब की कंट्री है, और फ्रांस के विदेश मंत्री, जो उनके विदेश मंत्री हैं, हमारे भी, क्या नाम है उनका, एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री का, तो इस तरह की पहली त्रिपक्षीय बैठक किस शहर में आयोजित हुई? उसका आंसर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो है अमेरिका में, अमेरिका का शहर है, बहुत बड़ा शहर है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सेशन में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय पीएम, जो हमारे जो मोदी जी हैं, उनके बयान को सही ठहराया, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? जिसमें उन्होंने कहा था, पुतिन से कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा था यह वक्त युद्ध का नहीं है, और इसको सही ठहराया किसने? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। तो इसके जो राइट आंसर है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसको सही ठहराया और प्रशंसा की नरेंद्र मोदी जी की। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की गवर्निंग बॉडी का 9वां सत्र भारत में कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, मुंबई, पटना और चेन्नई। तो जो 9वां सत्र है वो है दिल्ली में आयोजित हुआ। ये क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। जो सभी देश मिलकर फूड और एग्रीकल्चर को किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पर वो करना चाहिए, व्यापार करने के लिए जो ट्रीटी है, उन चीज़ों पर जो मीटिंग है वो दिल्ली में आयोजित हुई। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चला, तो उसमें गेहूं की विश्व भर में बहुत कमी हो गई, तो भारत ने उसको एक्सपोर्ट किया। तो इन ट्रीटी के माध्यम से इन चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में पहली बार किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया? मतलब यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने वाले बच्चे वहाँ से पढ़ने के लिए अग्रसर है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है त्रिशूल और वारंगल। वारंगल तेलंगाना में है और नीलाम्बूर ये साउथ के शहर है। तो त्रिशूल, वारंगल और नीलाम्बूर, ए और सी इसका राइट आंसर है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए काफी अग्रसर हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा है? जो राजपथ है दिल्ली में, जो था पहले, अब उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो विजय पथ, अजय पथ, कर्तव्य पथ, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्तव्य पथ। कर्तव्य मतलब कार्य करने के लिए अग्रसर है हम, तो ये है कर्तव्य पथ का मीनिंग। ठीक है, कर्तव्य पथ, काम करने के लिए जाने वाला, जो भी आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई? जो ग्रैंड कैनोपी है इंडिया गेट में, जहाँ पर जो शहीद थे 1972 के युद्ध के समय में, उनको सेंट्रल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करके, और वहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है अभी, तो मतलब चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्रतिमाओं को स्थापित करना, उनको स्थानांतरित करना, ये सब अभी चल रहा है। तो ये न्यूज़ में है, ये पेपर में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में आ सकता है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसको स्थापित की गई है। करीब 1000 साल पुराने अनंग ताल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह किस राज्य, यूनियन टेरिटरी में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली में। तो ये अनंग ताल है और ये 1000 साल पुराना है, और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के साथ देश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? जो रामसर स्थल हैं उनकी जो संख्या है वो 75 हो गई है। राइट आंसर इसका ए है, उनकी जो संख्या है वो 75 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। तंपारा झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, तंपारा झील को, और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में यह तंपारा झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य में स्थित हीराकुंड जलाशय को विश्व रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया? जो हीराकुंड जलाशय है ये किस राज्य में है जिसको रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? ये रामसर जो स्थल सूची है इसको ये डेवलपमेंट के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड जलाशय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशुपा झील को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में है अंशुपा झील। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यशवंत सागर को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, तो यह किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। और एक चीज बता दूं कि रामसर स्थल सूची से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे जो है ना स्थल को शामिल किया गया है भारत से, तो 75 हो गए हैं अभी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी संभावना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य में स्थित सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को वैश्विक रामसर स्थल में, मतलब जो सूची है उसमें शामिल किया गया है, तो यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। किस राज्य में स्थित वुडवुड पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? जो वुडवुड पक्षी अभ्यारण्य है यह तमिलनाडु राज्य में है और इसको रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है।
कांजीर कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है और इसको रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठाणे क्रीक को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? तो ठाणे, अगर आप महाराष्ट्र से थोड़ी बहुत परिचित हो मैप से या आपने सुना हो तो काफी बड़ा नगर है ठाणे, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है ठाणे क्रीक और ये मुंबई के पास में है। अगर आप कभी मुंबई गए होंगे तो ठाणे आपको बीच में मिला होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य में स्थित हाईलॉन्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल में शामिल, मतलब जो सूची है उसमें शामिल किया गया है उस, तो ये किस राज्य में है? तो हाईलॉन्ग वेटलैंड कंजर्वेशन, ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये नॉर्थ साइड का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर राज्य। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है हाईलॉन्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, यह वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है और यह किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। ये भी वेटलैंड जो हमारी बात आ जाती है, सालबुक जो नाम है ये थोड़ा जम्मू कश्मीर से मैच करता हुआ है। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं बन रहा है तो ऐसा थोड़ा लगा सकते हो। अगर माइनस मार्किंग है तो ऐसा कोशिश मत करना, है ना, ऐसा ट्राई मत करना कि तुक्का लगाना। तो ये पूरी सूची है भारत में जो कुल रामसर स्थल है, रामसर साइट है, ये पूरी सूची है 1 से 40 तक, उसके बाद ये 41 से 62 तक और फिर ये 75। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको पढ़ लेता हूँ। अस्तमुड़ी वेटलैंड केरल में है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है, भीतरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में है और भीतरकनिका नाम से एक उद्यान भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। भोज वेटलैंड्स, जो भोज है, जो राजा भोज की नगरी कहते हैं, तो वो भोपाल है ना, राजा भोज की नगरी। तो ये जो भोज वेटलैंड्स है ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है और चिल्का झील काफी फेमस है, ये तो उड़ीसा में बनना चाहिए। दीपोर बील ये असम में है और पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स ये कोलकाता से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पश्चिम बंगाल में है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो मुझे लगता है ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हरिके झील ये पंजाब में है, हरिके झील और ये पंजाब में है। होकेरा वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में है। कांजली झील ये पंजाब में है। केवला देव घाना ये राजस्थान में, अगर आपने देखा होगा तो केवला देव करके एक राष्ट्रीय उद्यान भी है राजस्थान में। केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व ये पंजाब में है और कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में है। ये भी फेमस है, मतलब ये याद होना चाहिए हमको। लोकटक झील ये मणिपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी हमको याद होना चाहिए। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में है। नंदूर मद महेश्वर महाराष्ट्र में है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। और पोंग डैम झील ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ झील पंजाब में है। रूदसागर झील त्रिपुरा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। और सांभर झील ये राजस्थान में है। तो ये जो है इनको रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो संरक्षण के लिए इसको शामिल किया जाता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। सरसई नरवर उत्तर प्रदेश में है। सस्तमकोट्टा ये जो झील है वो केरल में है। सुंदरवन वेटलैंड ये पश्चिम बंगाल में है। सुरीसार मानसर झील है ये जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। तसो मोरिरी झील ये जम्मू कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नदी ये यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। और बेनबाड़ कोल वेटलैंड ये केरल में है। वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड राज्य में है। और काबरताल जो कांवर झील है वो बिहार में है। कीठम झील सुर सरोवर ये उत्तर प्रदेश में जो कीठम झील है उसको सुर सरोवर भी कहा जाता है। तो लोनार झील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोनार झील इसको मतलब ये तो याद होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में है। और उसके बाद या ठीक है, तो ये जो सारी लिस्ट है और इसको मैं एक बार और पढ़ी देता हूँ। हाँ, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा राज्य में है। भीड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरियाणा में है। और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये गुजरात में है। थोल झील जो है वो गुजरात में है। और वाधवाना आर्द्रभूमि ये भी गुजरात में है। और हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। और खिजादिया वर्ल्ड सेंचुरी जो गुजरात में है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। करीकिली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु राज्य में है। पल्लीकर मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में है। और पिचवरम मैंग्रोव ये तमिलनाडु राज्य में है। पाला वेटलैंड ये मिजोरम राज्य में है। और सांख्य सागर वेटलैंड ये है मध्य प्रदेश राज्य में है ये। और कुनथम कुलम पक्षी अभ्यारण्य
तो ये सारी हैं, इनको आप पढ़ लेना। ये 75 रामसर स्थल सूची है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर लिंक मैं पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व, तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व अगस्तमलाई हाथी रिजर्व को अनुसूचित किया गया, यह किस जिले में है? तमिलनाडु के किस जिले में है अगस्तमलाई? देखो, हाथी रिजर्व अभी बना है तमिलनाडु में, जो अगस्तमलाई है ये पहले से है, और मतलब इसको मान्यता प्राप्त है, और ये जो हाथी को मान्यता प्राप्त हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली जिले में यह है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया? तो जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, ये जो आरआरआर फिल्म आई थी उसमें एक किरदार था, उसको उन्होंने तो उस पर ये मूवी बनी थी, अल्लू सीताराम राजू जी के ऊपर ये मूवी बनी थी। तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी जो 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है उसका अनावरण किया है, तो वह है पूर्वी गोदावरी। पूर्वी गोदावरी जो है वो है आंध्र प्रदेश जिले में, जो आंध्र प्रदेश राज्य में, जो कि पूर्वी गोदावरी जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया? जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो 108 फीट की, उसका अप्रैल 2022 में किया, वह कौन से राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में यह प्रतिमा स्थापित करने का डिसीजन लिया गया है। और यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? यूनेस्को ने जो मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज है, इसको अस्थायी सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने, जो कि मेघालय राज्य में है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैष्णव संप्रदाय के किस संत की मूर्ति, जो कि 216 फीट ऊंची है, इसका उद्घाटन किया? तो जो संत का नाम है वो नाम क्या है? तो स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राघवेंद्र आचार्य, स्वामी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी रामानुजाचार्य। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं। तो ये राजस्थान में है।